प्रणाम दोस्तों। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने वीर सावरकर से जुड़े हुए 12 झूठों का खंडन किया था। इसके अलावा मैंने उनके पिटीशंस को डिटेल में डिबंक किया था। अब यहाँ से 4 खंडों की मैं एक सीरीज शुरू करता हूँ जहाँ पे वीर सावरकर ने भारत के लिए क्या क्या किया था उसको डिटेल में मैं समझाऊंगा। यहाँ पे 4 खंड है, यानी कि प्री अंडमान्स, ड्यूरिंग अंडमान्स, आफ्टर अंडमान्स यानी हाउस अरेस्ट एंड आफ्टर 27 ईयर्स ऑफ कैप्टिविटी क्या क्या होता है, जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो इसी के साथ में अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। विनायक से वीर सावरकर बनने की कहानी शुरू होती है 1896 में, जहां महाराष्ट्र में खासकर प्लेग फैल गया था और प्लेग कमेटी के चेयरमैन वॉल्टर चार्ल्स रांड ने बहुत खराब तरह से काम किया था और लोगों को एग्जामिन करने के लिए उन्हें नंगा तक कर दिया था, भले ही वो पुरुष हों या महिलाएं। पूजा घरों को खराब कर दिया गया था और महिलाओं के साथ दुष्कर्म भी किया गया था। लोगों की प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद कर दिया गया, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ था उन सबको जिनका देहांत हो गया। इसके बाद 22 जून 1897 को वॉल्टर रैंड और उसके लेफ्टिनेंट चार्ल्स आइसरास्ट को तब मारा गया जब पुणे में क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली मनाई जा रही थी। बाद में पता चला कि ये काम दामोदर हरी चापेकर और बालकृष्ण हरी चापेकर ने किया था। बाद में दामोदर हरी को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि द्रविड़ भाई जो उनके साथ में पहले जुड़े हुए थे उन्होंने धोखा दे दिया था। दामोदर हरी को फांसी की सज़ा सुनाई गई, जहां उन्होंने भगवत गीता को हाथ में लेकर मृत्यु अपना ली। बाद में उनके भाई बालकृष्ण को भी पकड़कर फांसी दे दी गई। बाद में वासुदेव हरी चापेकर, महादेव विनायक रानडे और खंडो विष्णु साठे ने द्रविड़ भाइयों को मार डाला, जिसकी वजह से वासुदेव और रानडे को फांसी और खंडो साठे को 10 साल की सज़ा सुनाई गई। 14 साल के विनायक ये सब देखकर हैरान रह गया था। बहुत दिनों तक वो नहीं सो पाया और अष्टभुज भवानी की प्रतिमा के आगे कसम खाई कि वो सशस्त्र क्रांति से अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करने में अपना पूरा जीवन लगा देगा। उसने मराठी में कहा, शत्रुस मारता मारता मरे तो जूझे, अर्थात मैं दुश्मनों के खिलाफ युद्ध करूंगा और अपनी अंतिम सांस तक उन्हें मारता रहूंगा। इसके बाद कहानी आ जाती है नासिक में, जहाँ पे अपने बड़े भाई बाबाराव सावरकर के साथ वो वापस आ गए थे। प्लेग की वजह से भागुर से सीधा नासिक आ गए थे। उसके बाद में नासिक में उन्होंने अपना आगे की पढ़ाई जारी रखी। पढ़ाई के साथ में ही उन्होंने मित्र मेला बनाया, जहाँ वो ऑपरेट करने लगे कि अंग्रेज़ों को कैसे हराया जा सकता है। मित्र मेला सार्वजनिक तौर पर गणेशोत्सव और शिवाजी महोत्सव मनाया करते थे। विनायक सावरकर ने एक आर्टिकल भी लिखा था उस समय में, सबसे महान पेशवा कौन थे, और प्राइज़ जीते थे। ये आर्टिकल पेशवा माधवराव वन पर था। कमाल की बात यह है कि यह आर्टिकल स्वतंत्र भारत के मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम के सिलेबस का हिस्सा भी था। बाद में विनायक सावरकर की शादी हुई 1901 में और वो लाल बाल पाल ट्रियो से इंस्पायर्ड थे। उनके आर्टिकल्स अक्सर न्यूज़पेपर में पब्लिश होते थे, जैसे कि हिंदुस्तान का गौरव, जो अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। 1902 में वीर सावरकर फर्ग्यूसन कॉलेज में आए थे और एक सावरकर ग्रुप बनाया, जो आर्यन वीकली नामक हैंड रिटन वॉलपेपर पब्लिश करते थे। धीरे धीरे ब्रांच बड़ी होने लगी और 1904 में मित्र मेला ने नासिक में बैठक रखी, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग आए थे। वहाँ वीर सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत रख दिया था, जो माजीनी की यंग इटली से इंस्पायर्ड था। इसके बाद एक प्रथा शुरू हुई जहाँ सारे मेंबर्स शपथ लेते थे छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर के आगे उनकी तलवार को छूकर। वो शपथ कुछ इस प्रकार से थी, वंदे मातरम। उन सब वीरों के नाम जिन्होंने भारत माता के लिए खून बहाया, सभी पुरुषों और महिलाओं में जन्म सिद्ध प्रेम जिसे मैं अपनी मातृभूमि को समर्पित करता हूँ, जिसमें मेरे पूर्वजों की पवित्र अस्थियाँ मिली हैं और जो मेरे बच्चों का पालना है, उन असंख्य माताओं और अश्रु उनके बच्चों के लिए जिन्हें विदेशियों ने गुलाम बनाया, तड़पाया और मार डाला। मैं आश्वस्त हूँ कि पूर्ण स्वतंत्रता के बिना मेरे देश पृथ्वी के राष्ट्रों में वो उच्च स्थान नहीं पा सकता जिसका वो हकदार है, और ये भी विश्वास है कि विदेशियों के प्रति सशस्त्र युद्ध छेड़ने के अलावा स्वराज प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैं सौगंध लेता हूँ कि इस पल से अपनी माँ के शीश पर स्वराज का मुकुट पहनाने के लिए, स्वतंत्रता के लिए और शक्ति के लिए युद्ध करूँगा, और इस लक्ष्य के साथ मैं भारत की क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत से जुड़ता हूँ और शपथ लेता हूँ कि संस्था के प्रति सच्चा और निष्ठावान रहूँगा और इसके आदेशों का पालन करूँगा। यदि मैं शपथ के प्रति गद्दारी करूँ तो मेरा अंत शपथ तोड़ने वाले जैसा हो। इसके बाद वो मेंबर्स वंदे मातरम बोलते थे। अब कहानी आ जाती है 16 अक्टूबर 1905 में, जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। पूरे भारत में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। ऐसे समय में लोकमान्य तिलक और वीर सावरकर मिले, जहाँ पे सावरकर जी बॉन्ड फायर करने के लिए तैयार हो गए थे। इसके लिए उन्होंने एक बैठक बिठाई थी जहाँ पे वो बताते हैं कि इन लोगों को क्या करना है। उन्हीं में से एक NC केलकर भी थे। वो सावरकर जी से बोले
कि कपड़ों को जलाने से अच्छा होगा अगर इन्हें गरीबों में बांट दिया जाए, जिस पर सावरकर जी बोले, ये विदेशी कपड़े नहीं हैं जिन्हें हम जला रहे हैं, पर खुद विदेशी जिन्हें हम आग लगा रहे हैं। दशहरा के दिन 8 अक्टूबर को पूना में कई लोगों ने अपने विदेशी सामान दे दिए। विनायक सावरकर ये काम कर रहे थे जिसको बीच में लोकमान्य तिलक भी आके जोड़ गए थे। रात के 9 बजे उन सारे विदेशी गुड्स को अग्नि में वीर सावरकर ने स्वाहा कर दिया। फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रिंसिपल को ये बात अच्छी नहीं लगी कि वीर सावरकर ये सब कर रहे थे और इसलिए उन्होंने वीर सावरकर को हॉस्टल से निकाल दिया और 10 रुपये का जुर्माना भी भरने को कहा। लेकिन किस्मत से पूना के स्टूडेंट्स ने आराम से वो सारे पैसे जमा करके फ़ाइन के तौर पर दे दिए। यहाँ पर लोकमान्य तिलक ने भी सावरकर जी का ही साथ दिया था, यानी कि अब वीर सावरकर एक सेलिब्रिटी बन चुके थे। यही एक समय था जब श्यामजी कृष्ण वर्मा भी इस समय पर स्कॉलरशिप दे रहे थे जो लंदन में पढ़ना चाहते थे उनके लिए। तिलक ने विनायक सावरकर का नाम दिया था। सावरकर अपने एप्लीकेशन में श्यामजी कृष्ण वर्मा को लिखे, स्वतंत्रता एक लौती चीज़ है बचपन से आज तक, जिसके लिए मैं तरसा हूँ और जिसके लिए मैं जीता आया हूँ और लड़ता आया हूँ। सिर्फ उसको पाना ही मेरा जीवन है। सावरकर 9 जून 1906 को बॉम्बे के एसएस पर्शिया से लंदन के लिए निकल गए। लंदन के ग्रेज इन में वीडी सावरकर ने अपनी लीगल स्टडीज शुरू की और अभिनव भारत की शाखा खोली। इंडिया हाउस में अब मीटिंग्स होने लगी थी और लेक्चर्स भी होने लगे थे और कुछ ही महीनों के अंदर में उन्होंने कई सारे लोगों को अभिनव भारत से जोड़ लिया था और बाद में जाके फ्री इंडिया सोसाइटी को भी इस्टेब्लिश किया था। बाद में जर्मनी में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस होने वाली थी, जहाँ पे कई सारी चीज़ों को लेकर बातचीत होना था 18 से 24 अगस्त 1907 के बीच में, जहाँ पे लगभग 900 डेलीगेट्स आते और मिलिट्राइजेशन, मिलिट्रिज्म, कॉलोनियलिज्म और इमिग्रेशन पर बातचीत होने वाली थी। ये एक बहुत बढ़िया मौका था और इसीलिए इस मीटिंग में मैडम कामा और एसएस राणा भी जाने वाले थे और यहीं पर विनायक दामोदर सावरकर जी ने स्वतंत्र भारत का ध्वज बनाया जिसमें 3 रंग थे, इस्लाम का हरा रंग, बीच में केसरी जो बुद्ध और सिख का पवित्र रंग है और अंत में हिंदुओं का लाल रंग, साथ में 8 कमल यानी प्रोविंस और सूर्य और चांद, यानी जब तक सूर्य और चांद है तब तक भारत स्वतंत्र रहेगा। मैडम कामा ने इस ध्वज को फहराया और बोला, यह स्वतंत्र भारत का ध्वज है, अब इसका जन्म हो चुका है, ये पहले से भारतीय युवा के खून से सन चुका है। मैं आपसे कहती हूँ कि सलाम करे इस स्वतंत्र भारत के ध्वज को। इस ध्वज के नाम पर मैं विनती करती हूँ स्वतंत्रता प्रेमियों से कि इस ध्वज से जुड़ 1/5 ह्यूमन रेस को स्वतंत्र करवाए। इसके विरुद्ध में रैमसे मैकडॉनल्ड प्रोटेस्ट करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। राइटिंग की बात करें तो वीर सावरकर हमेशा से ही जोसेफ माज़ीनी को बहुत ज़्यादा मानते थे। जब वो लंदन इंडिया हाउस पहुँचे तो इंडिया हाउस में सावरकर जी ने मुखर्जी जो वहाँ के मैनेजर थे उनसे पूछा कि अगर उनके पास में क्या लाइफ एंड राइटिंग्स ऑफ जोसेफ माज़ीनी होगी। उन्हें सिर्फ एक ही वॉल्यूम मिला, लेकिन सावरकर जी ने किसी तरह बाकी दोनों वॉल्यूम्स भी खोज लिए और एक हफ्ते के अंदर तीनों वॉल्यूम्स ख़त्म कर डाले। इम्प्रेस होकर मुखर्जी जी ने बाकी 3 वॉल्यूम्स भी ले आए, जिसको पढ़कर उन्होंने एक पुस्तक लिखी माज़ीनी पर, जिसको भारत भेजा गया और इस वक्त वो मेरे हाथों में है। पुस्तक में कुछ भी एंटी ब्रिटिश नहीं था, लेकिन कोई भी समझ जाता पढ़ के कि वीर सावरकर ये समझाना चाह रहे हैं कि भारत को ब्रिटिश से वैसे ही लड़ना चाहिए जैसे इटली अपनी स्वतंत्रता के लिए ऑस्ट्रिया से लड़ा था। जून 1907 तक 2000 कॉपीज़ छप गई थी और 1 महीने के अंदर सब बिक भी गई। लेकिन जैसे ही सेकेंड एडिशन आने वाला था तो सरकार अलर्ट हो गई, लेकिन बुक में कुछ भी एंटी ब्रिटिश ना होने की वजह से बुक पर बिना किसी कारण के विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन बैन लगा दिया गया। ये बैन लगाने के बाद में जहाँ पे भी वो कॉपी मिली उसको सीज कर लिया गया, लेकिन अंत में 1946 में बुक से बैन हटा दिया गया और सेकेंड एडिशन इसका फाइनली पब्लिश हुआ। माज़ीनी के बाद वीर सावरकर ने 1857 पर काम करना शुरू कर दिया। 1 मई 1907 में 1857 की गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी, जहां अंग्रेज़ों को हीरो और इंडियन फाइटर्स को चोर डकैत की तरह दिखाया जा रहा था। किसी भी हिंदुस्तानी ने इस नैरेटिव को चैलेंज नहीं किया था सिवाय अभिनव भारत के। इंडिया हाउस में 200 से ज़्यादा लोगों ने इवेंट को अटेंड किया था, जहां वीर सावरकर बोले कि 1857 बस म्यूटिनी नहीं बल्कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। वीर सावरकर ये बात समझ गए थे कि ब्रिटिश ऐसी हिस्ट्री लिख रहे हैं जिसमें वो खुद को बड़ा दिखा रहे थे, इसलिए वीर सावरकर ने बड़ी मेहनत से द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी, जिसका नैरेटिव माज़ीनी बुक जैसा तो था, लेकिन इस बार साफ तौर पर एंटी ब्रिटिश बुक थी।
लेकिन जब तक ब्रिटिश को पता चलता तब तक पुस्तक पूरी हो गई थी। सावरकर जी ने एक बात साफ कर दी थी कि अगर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रिवोल्ट हुआ तो वो कमज़ोर हो जाएंगे। जब लॉर्ड मिंटो को बुक के बारे में पता चला तो उसने साफ बैन लगा दिया इस बुक पे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इंडिया में बाबा राव सावरकर के पास पहले से ये बुक थी, लेकिन वो इसको प्रिंट नहीं करवा सके। किसी तरह बुक को जर्मनी में पब्लिश किया गया। कुछ समय बाद लंदन में वीवीएस अय्यर भी पुस्तक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाए और उसको जर्मनी और फिर फ्रांस भेजा, लेकिन दोनों देशों ने ही पब्लिश करने से मना कर दिया क्योंकि वो ब्रिटेन के साथ में अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहते थे। अंततः हॉलैंड के एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस ने फाइनली इस पुस्तक को अंग्रेज़ी में पब्लिश किया था। कमाल की बात यह है कि बाद में इन्हीं कॉपीज़ को इंडिया में स्मगल भी किया गया, वो भी अलग अलग नाम से अलग अलग कवर्स चढ़ा के, जिससे लोगों को इस बारे में पता ही नहीं चला। जाहिर सी बात थी, ये पुस्तक इंस्टेंट हिट बन गई और हर भारतीय क्रांतिकारी की भगवत गीता बन गई। धनंजय कीर अपनी पुस्तक वीर सावरकर के पेज 216 पर यह बात लिखते हैं कि सरदार भगत सिंह ने वीर सावरकर की 1857 वाली पुस्तक की 2000 कॉपीज पब्लिश करी थी और पहली 2 कॉपीज वीर सावरकर को भेजी थी एज अ सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट। 1940 के दशक में भी राज बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस जी ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को जापान में प्रिंट कराया। साढ़े 3 दशक तक सावरकर जी ने 1857 से स्वतंत्रता तक की लकीर खींची। घोषली के एडिटर सुभा राव ने 28 मई 1946 को फ्री हिंदुस्तान में लिखा, ब्रिटिश राज ने हमेशा वीर सावरकर की बुक को सबसे खतरनाक समझा अपने एग्जिस्टेंस के लिए और उस पर बैन लगा दिया, पर इसको करोड़ों लोगों ने कंठस्थ कर लिया था, जिनमें से एक मैं भी हूँ। इतने समय तक जिसको म्यूटिनी कहा गया वो आज सही तरह से इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जा रहा है। आज भी सुभाष बोस और आज़ाद हिंद फौज की मेहनत को क्या कहा जाता अगर सावरकर ने अपनी कलम की शक्ति ना दिखाई होती। अगर सावरकर नहीं होते तो आज़ाद हिंद फौज को भी म्यूटिनी बता दिया जाता, लेकिन सावरकर की वजह से अब बगावत खुद एक क्रांति बन चुकी है। खुद लॉर्ड वेवल भी बोस की मेहनत को बगावत नहीं बोल सकते और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र वीर सावरकर को जाता है। 1909 में नेटवर्क और ज़्यादा पावरफुल हो चुका था क्योंकि सिकंदर हयत खान और मिर्ज़ा अब्बास ने 20 पिस्टल्स महाराष्ट्र भेजी थी। इसके अलावा बहुत समय से रशियन और पेरिस के लोगों से और आयरिश के लोगों से मिलकर भी सावरकर जी और भी बहुत सारे लोगों ने बॉम्ब मैनुअल्स भी जमा कर लिए थे, जिसकी वजह से इंडिया में अब बॉम्ब भी बनने लगे थे। छोटे मोटे नहीं, बहुत भयानक बॉम्ब, जिनको बाद में खुदीराम बोस जैसे कई सारे लोगों ने इस्तेमाल भी किया था। लेकिन इस बार पुलिस चौकन्ना थी जब पिस्टल्स भेजी गई थी और बाबा राव सावरकर को मौका देखकर जेल में डाल दिया गया था। ऐसी वैसी जेल नहीं बल्कि काला पानी में। 1 जुलाई 1909 को नेशनल इंडियन एसोसिएशन रखा गया, जहां मदन लाल ढींगड़ा भी आए थे जो वीर सावरकर के बहुत अच्छे दोस्त थे। जैसे ही कर्जन वायली मदन लाल ढींगड़ा से मिलने के लिए गए, मदन लाल ढींगड़ा ने अपनी बंदूक निकाली और वायली के अंदर 4 गोलियां दाग दी। इस हादसे के बाद मदन लाल ढींगड़ा को पकड़ लिया गया और बदकिस्मती से उनके परिवार ने भी उनको डिसोन कर दिया। कुछ दिनों बाद जब ट्रायल शुरू हुए तो कोर्ट में मदन लाल ढींगड़ा ने कहा था, अगर किसी अंग्रेज़ का किसी जर्मन को मार देना सही है जो उसके देश पर हमला करे, तो मेरे केस में और सही है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने 8 करोड़ हिंदुस्तानियों को मार डाला मेरे देश के। जैसे जर्मन्स का कोई हक नहीं है ब्रिटेन पर, वैसे ही ब्रिटेन का कोई हक नहीं है भारत पर। कहते हैं कि मदन लाल ढींगड़ा की ये स्पीच वीर सावरकर ने ही लिखी थी। इसके अलावा धनंजय कीर अपनी पुस्तक वीर सावरकर के पेज 53 पर यह बात बताते हैं कि मदन लाल ढींगड़ा को बंदूक देने वाले और कोई नहीं बल्कि स्वतंत्र वीर सावरकर ही थे। कर्जन वायली के बाद नासिक के कलेक्टर AMT जैक्सन को भी अनंत कन्हेरे ने बंदूक से उड़ा दिया था, जिसकी वजह से बाबा राव पकड़ाए थे। जिस पिस्तौल को कन्हेरे जी ने इस्तेमाल किया था उसको यूरोप से भेजने वाले वीर सावरकर ही थे। उनका वारंट भी अब इसकी वजह से निकल चुका था, लेकिन तब वो पेरिस में थे, जिसकी वजह से वो उस समय बच गए थे। लेकिन और ये देखते हुए कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ में इतना गलत हो रहा है, वो अंततः वापस आ गए थे लंदन। जैसे ही वो लंदन आए उनको जाहिर सी बात थी अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें इंडिया भेजा गया ताकि वहाँ पे वो इंडिया में एज ए नेटिव ट्रीट किए जाए और वहाँ पे ब्रिटिश अपनी मनमानी लगा सके। SS मोरिया से उनको लाया जा रहा था, जहाँ पे वो 2 दिन के लिए मर्सिलीज पर रुकी थी। सावरकर एक सुबह उठे 6 बजे और बाथरूम गए। बाथरूम जाने के ही बहाने वो वहाँ से समुद्र में कूद गए और फ्रांस आ गए, लेकिन फिर भी बदकिस्मती से
अंग्रेज़ों ने उन्हें दोबारा पकड़ लिया था। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। सावरकर जी को यहाँ पे इलीगली पकड़ा गया था क्योंकि फ्रांस में ब्रिटेन के लॉज नहीं चलते थे। इसकी वजह से पूरे यूरोप में कंट्रोवर्सी हो गई थी और फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। 1 साल तक पूरा केस चला, लेकिन अंततः दोनों देशों ने अपने अपनी तरफ से सुलह कर ली। अंततः वीर सावरकर जी को 2 आजीवन कारावास सुना दिया गया और उन्हें अंडमान भेजने की तैयारी होने लगी। उन्हें एक लोहे का पट्टा भी दिया गया जिस पे लिखा हुआ था 1960, वो साल जब सावरकर जी रिहा होते। अंडमान जाने से पहले विनायक सावरकर से मिलने उनकी पत्नी आई। सावरकर जी रोते हुए उन्हें समझाए और संभालने के लिए बोले खुद को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोनों ये बात जानते थे कि अब वो आखिरी बार एक दूसरे से मिल रहे हैं। मर्सलिस में जो हुआ उसके बाद उनके हाथ पैर जंजीर से बांध दिए गए थे, जिसके बाद उन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक जेल अर्थात काला पानी में भेज दिया गया। इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने जितने भी सोर्सेज का इस्तेमाल किया है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। खास करके इंडिया फैक्ट्स का जो आर्टिकल है जहाँ पे 1910 तक वीर सावरकर के पूरे जीवनी को लगभग कवर किया गया है। इसके अलावा एक वंश अग्रवाल करके यूट्यूब चैनल भी है जिसने इसी सेम टॉपिक पे वीडियो बनाया और वो मुझसे काफ़ी बेहतर तरीके से। उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर देखें। जल्दी ही वापस आऊँगा इस बारे में बताने कि अंडमान अर्थात जेल के अंदर में सावरकर जी ने क्या क्या काम किया था। और कुछ लोग जिनके मन में अभी भी माफ़ी को लेकर कोई भी सवाल होगा वो मेरा पिछला वीडियो देख ले, या फिर मैंने नीचे में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वो उसे भी खोल कर देख सकते हैं। वीडियो का टाइटल आपको मिल ही जाएगा। और इसी के साथ अब मैं चलता हूँ। स्वतंत्र वीर सावरकर अमर रहे। प्रणाम।